हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भी बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो है। कल की हमारी वीडियो थी एमाइल दुर्खिम से रिलेटेड, तो आज की वीडियो भी उसी का पार्ट 2 है। यानी कल की वीडियो में हमने एमाइल दुर्खिम के जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ, उनके स्वभाव, उनके विचार के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे कि उनका समाजशास्त्र के लिए क्या योगदान था, यानी समाजशास्त्र के लिए एमाइल दुर्खिम का क्या योगदान था। तो ये चैप्टर 3 की पेपर 1 की चैप्टर 3 की वीडियो, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। समाजशास्त्र के लिए दुर्खिम का योगदान। तो दुर्खिम एक मौलिक विचारक थे। वह अनेक दूसरे विद्वानों से प्रभावित अवश्य हुए, लेकिन उन्होंने सभी विचारों को एक नया रूप देकर समाजशास्त्र को वास्तविक अर्थों में एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान बनाने का प्रयास किया। यानी दुर्खिम एक मौलिक विचारक थे। वो मौलिक रूप से सोचते थे। उन्होंने हालांकि अगस्ट कॉम्टे के बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे, बहुत सारी कृतियाँ पढ़ी थी, बहुत सारे लेखों को पढ़ा था और भी अन्य समाजशास्त्रियों के मतलब कि लेखों को पढ़ा था, लेकिन वो अन्य विद्वानों से प्रभावित कभी नहीं हुए थे। उन्होंने अपने विचार को एक नया रूप प्रदान किया और समाजशास्त्र को एक्चुअल लाइफ में उसे फ्रांस में मान्यता प्रदान भी की और वास्तविक अर्थों में एक वस्तुनिष्ठ यानी ऑप्शनल विज्ञान बनाने का प्रयास भी उन्होंने किया। समाजशास्त्र की व्यवहारिकता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, समाजशास्त्र का मूल तभी तक है जब तक उसका उपयोग तत्कालिक समाज के सुधार में किया जा सके। यानी एमाइल दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की इम्पोर्टेंस तभी है जब उसकी उपयोगिता हमारे इमर्जन जो हमारी सोसाइटी है उसके सुधार के लिए किया जा सके। यानी समाजशास्त्र एक ऐसे विज्ञान के रूप में कार्य करे जो हमारे समाज में व्याप्त सभी समस्याओं का सभी प्रॉब्लम्स का वैज्ञानिक रूप से उनका उन प्रॉब्लम्स के कॉजेस को भी ढूंढे और उनका निराकरण भी तत्कालिक समाज के सुधार के लिए करे। शुरू में दर्शन शास्त्र के अध्यक्षता और शिक्षक के रूप में उनका दार्शनिक दृष्टिकोण भी बहुत व्यवहारिक था। इसी कारण दुर्खिम ने समाज को नैतिकता पर आधारित मानते हुए विचार व्यक्त किया कि नैतिक व्यवस्था के बिना किसी समाज की सामाजिक एकता में वृद्धि नहीं की जा सकती। तो जब फ्रांस में जाकर रहने लगे थे दुर्खिम, तो वहाँ पे उन्हें पेरिस विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया था। तो वहाँ उनका उनका ये कह सकते हैं कि उन्होंने दर्शन शास्त्र की अध्यक्षता भी की और उस दर्शन शास्त्र के शिक्षक के रूप में भी उन्होंने अपना कार्य किया। तो जब उन्होंने दर्शन शास्त्र में अपनी रुचि प्रकट की, तो वो दार्शनिक दृष्टिकोण से भी हर चीज़ को समझने लगे। तो दार्शनिक दृष्टिकोण से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इसी कारण उन्होंने समाज में नैतिकता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और समाज में नैतिकता को आधार मानते हुए अपने सारे विचार को व्यक्त किया, सबके सामने रखा कि नैतिक व्यवस्था के बिना किसी भी समाज में सामाजिक एकता की वृद्धि नहीं की जा सकती। यानी जो हमारे मोरल्स हैं उनका सबसे पहले व्यवस्था उनको भी सिस्टमैटिक वे में करना होगा, जिससे तभी हमारी सामाजिक एकता में वृद्धि हो सकती है। अब बात करते हैं समाजशास्त्र में जो एमाइल दुर्खिम के यानी समाजशास्त्र के लिए एमाइल दुर्खिम का क्या योगदान बेसिकली था। तो पहला है समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग, दूसरा है समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु का निर्धारण, अपराध की नई व्याख्या करना, श्रम विभाजन का सिद्धांत, धर्म की समाजशास्त्रीय विवेचना करना, प्रक्रियावाद की नवीन व्यवस्था करना और मूल्यों को समाजशास्त्रीय विवेचना करना। ये सभी योगदान समाजशास्त्र के लिए दुर्खिम ने दिए थे। यदि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि के प्रयोग की बात करें तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग तो दुर्खिम से पहले अगस्ट कॉम्टे ने और स्पेंसर ने भी सामाजिक घटनाओं की विवेचना के लिए वैज्ञानिक पद्धति को कि प्रयोग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। लेकिन दुर्खिम ने क्या किया कि विभिन्न घटनाओं के कारण और परिणामों को समझने के लिए ऐतिहासिक और प्रयोगात्मक पद्धति को भी उपयुक्त नहीं माना। उन्होंने तुलनात्मक विधि को प्रयोग पर सबसे ज़्यादा बल दिया और यही वो विधि जिसके द्वारा समाज में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं की तुलना करके और एक घटना से दूसरी घटना के संबंध को भी स्थापित करके उनके कारण को जानने का प्रयत्न किया जाने लगा था। इसी प्रकार समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग अलग अलग वैज्ञानिक विधि का प्रयोग भी एमाइल दुर्खिम के योगदान की एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु का निर्धारण। तो दुर्खिम वह पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र रूप देने के लिए इसकी अध्ययन वस्तु का निर्धारण भी किया। इन्होंने ही समाजशास्त्र को एक मान्यता प्राप्त
विषय के रूप में आगे बढ़ाया। और उनके अनुसार समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य हैं जो हमें अपने समाज में रहकर प्राप्त होती है। और सामाजिक तत्वों को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के लिए दुर्खिम ने ये कहा कि पहला और सबसे मौलिक नियम ये है कि सामाजिक तथ्यों पर वस्तु के विचार किया जाए और इसी मतलब इन्हीं टॉपिक्स को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के रूप में भी रखा जाए। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु यानी अध्ययन वस्तु को निर्धारण में भी ये कह सकते हैं कि इमानुएल दुर्खिम का बहुत ज़्यादा योगदान है। नेक्स्ट है अपराध की नई व्याख्या। तो साधारणतः सभी विद्वान ने अपराध की एक विघटनकारी व्यवहार के रूप में स्पष्ट किया है। सभी ने ये कहा कि अपराध एक विनाशकारी व्यवहार है। और दुर्खिम ने क्या किया कि इस विचार को ही पलट दिया। उन्होंने एक नए विचार को जन्म देने के लिए सामाजिक समस्या का निदान ढूंढने का अलग अलग प्रयास किया। और उन्होंने विस्तार से ये सिद्ध किया कि अपराध एक सामान्य सामाजिक तथ्य है तथा यह एक स्वस्थ समाज का लक्षण है। उन्होंने तर्क दिया कि उनका ये मानना गलत है कि अपराध से सामाजिक जीवन को सदैव हानि ही होती है। वास्तविकता यह है कि समाज की नैतिकता और उपयोगी कानून के विकास में अपराध का विशेष योगदान होता है। किसी समाज में अपराध होते हैं तब वहाँ की सामूहिक भावना सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार हो जाती। तो उनका मानना था कि अपराध एक प्रकार से समाज के विकसित होने के लक्षण है। बस कानून को प्रबल करने की आवश्यकता है। कानून के विकास और उसके प्रबल रूप में आने पर अपराध को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन का सिद्धांत। तो दुर्खिम से पहले अनेक विद्वानों ने भी चाहे एडम स्मिथ हो, स्पेंसर हो, जॉन स्टुअर्ट हो, इन सभी ने भी आर्थिक आधार पर श्रम विभाजन की विवेचना की। और दुर्खिम ने श्रम विभाजन का एक सामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो उनके अनुसार श्रम विभाजन प्रत्येक युग में सभी समाज की अनिवार्य विशेषता है। तो उन्होंने श्रम विभाजन का संबंध जनसंख्या के आकार से होने वाली वृद्धि और उसकी एक नैतिक दशा के कारण बताया है। उनके अनुसार श्रम विभाजन सामाजिक एकता को बढ़ाने वाला एक प्रमुख आधार है। जिस तरह समाज के नैतिक नियम सामाजिक संगठन में वृद्धि करते हैं, उसी तरह श्रम विभाजन से भी पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक निर्भरता और व्यक्तिक कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है धर्म की समाजशास्त्रीय विवेचना करना। तो इमानुएल दुर्खिम ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और बहुत सारी पुस्तकों में धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप के बारे में भी और उनके आधार के बारे में भी स्पष्ट किया है, उनकी विवेचना की है। तो उन्होंने प्राकृतिक घटनाओं अथवा आत्मा संबंधी विश्वासों के आधार पर धर्म की उत्पत्ति की आलोचना करते हुए ये कहा कि ईश्वर ही धर्म की उत्पत्ति का आधार होता है। तो धर्म में कभी कोई बदलाव नहीं हो पाता। उनका मानना है कि ईश्वर संसार की उत्पत्ति का आधार नहीं है। उन्होंने कई जनजातियों के बारे में बताते हुए कहा कि धर्म की उत्पत्ति तथा उसके प्रकारों को सामाजिक आधार पर ही समझा जा सकता है। बेसिकली उनके अनुसार धर्म का संबंध कुछ वस्तु और व्यवहारों को पवित्र मानने से तो है, लेकिन संसार की उत्पत्ति में संसार की उत्पत्ति से भगवान का संबंध नहीं उन्होंने माना है। नेक्स्ट है प्रकार्यवाद की नवीन व्याख्या। तो दुर्खिम से पहले अनेक मानवशास्त्री ने भी प्रकार्यवाद के आधार पर अनेक जनजाति और सामाजिक संगठन की विशेषताओं को भी बताया है। दुर्खिम ने प्रकार्यवाद को एक ऐसे रूप में स्पष्ट किया जिसे सभी समाजशास्त्री द्वारा आज महत्वपूर्ण माना जाता है। दुर्खिम का यह मानना था कि समाज अथवा सामाजिक जो घटनाएं होती है वो व्यक्ति की इच्छा से बनती या उत्पन्न होती है। इसी दृष्टिकोण को प्रकार्य उन्होंने शब्द दिया और इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक सामाजिक घटना का कोई ना कोई प्रकार्य अवश्य होता है, यानी कोई घटना से कोई ना कोई व्यक्ति तो उससे अवश्य रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है मूल्य की समाजशास्त्रीय विवेचना। तो दुर्खिम ने अपनी कई सारी पुस्तकें लिखी थी और अपनी एक पुस्तक समाजशास्त्र और दर्शनशास्त्र जो रिलेटेड थी उसमें उन्होंने सामाजिक मूल्यों को दर्शनशास्त्र की विषय वस्तु से अलग करके इनकी सामाजिक प्रकृति को स्पष्ट किया। और उनके अनुसार क्या हुआ कि सामाजिक मूल्यों का जन्म सामूहिक विशेषताओं के आधार पर होता है और प्रत्येक सामाजिक मूल्य एक समुदाय के सामूहिक जीवन की विशेषता को भी स्पष्ट करता है। तो प्रत्येक समाज में जब कभी भी व्यवहार संबंधी कुछ समस्या पैदा होती है तो उनका समाधान करने के लिए कुछ ऐसे आदर्श नियम विकसित हो जाते हैं जो सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही आदर्श नियम सामाजिक मूल्यों का भी रूप ले लेते हैं। उनके अनुसार जब बेसिकली दुर्खिम के अनुसार जब समाज में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उनका समाधान करने के लिए कोई ना कोई आदर्श नियम तो विकसित किए जाते हैं। तो यही आदर्श नियम समाज के मूल्यों का रूप भी अंत में ले लेते हैं।
तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड आप कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। पहला है डिवीजन ऑफ लोअर इन सोसाइटी पुस्तक की लेखक कौन है? पैरेटो, वेबर, दुर्खिम या अगस्ट कॉम्टे? तो इसका सही उत्तर है दुर्खिम ने ही डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, दुर्खिम के अनुसार आदिम समाज में किस प्रकार की एकता पाई जाती है? धार्मिक, यांत्रिक, सावयवी या फिर पारिवारिक? तो इसका सही उत्तर है यांत्रिक, यानी दुर्खिम के अनुसार आदिम समाज में यांत्रिक प्रकार की एकता पाई जाती है। नेक्स्ट है, दुर्खिम के अनुसार किन समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रधानता होती है? उनमें सावयवी एकता पाई जाती है। यह कथन है विवादपूर्ण, सत्य, असत्य या आंशिक रूप से सत्य? तो इसका सही उत्तर है सत्य, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट है, यांत्रिक एकता तथा सामाजिक एकता की अवधारणा प्रस्तुत की है? कॉम्टे ने, इमाइल दुर्खिम ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर वेबर ने? तो इसका सही उत्तर है इमाइल दुर्खिम ने यांत्रिक एकता और सामाजिक एकता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक एकता के सिद्धांत को निम्नांकित में से अपनी किस पुस्तक में किया है? आत्महत्या, समाजशास्त्री पद्धति, समाज में श्रम विभाजन या निम्न में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है समाज में श्रम विभाजन। नेक्स्ट है, यांत्रिक एकता का संबंध निम्नांकित में से कौन सी एक दशा से नहीं है? समाज में समरूपता, सामूहिक चेतना की प्रधानता, व्यक्तिवादिता में कमी, सुनिश्चितता, सामाजिक संस्करण? तो इसका सही उत्तर है सा, व्यक्तिवादिता में कमी। नेक्स्ट है, इमाइल दुर्खिम का जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1858, 15 अप्रैल 1860, 15 अप्रैल 1958 या 15 अप्रैल 1898? तो इसका सही उत्तर है 15 अप्रैल 1858 में इमाइल दुर्खिम का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज में किस प्रकार की एकता पाई जाती है? सामाजिक, भावात्मक, सावयवी या फिर आर्थिक? तो इसका सही उत्तर है सावयवी प्रकार की एकता पाई जाती है। यांत्रिक समाज में किस प्रकार के मतलब यांत्रिक एकता किस प्रकार के समाजों में पाई जाती है? आदिम समाज, औद्योगिक समाज, नगरीय समाज या फिर जटिल समाज? तो आदिम समाज में यांत्रिक एकता पाई जाती है, किसके अनुसार? इमाइल दुर्खिम के अनुसार। दमनकारी कानून किस प्रकार की एकता वाले समाजों में पाए जाते हैं? सावयवी एकता, यांत्रिक एकता, भावात्मक एकता या राष्ट्रीय एकता? तो उत्तर है यांत्रिक एकता। नेक्स्ट है, सावयवी एकता वाले समाजों में किस प्रकार के कानून पाए जाते हैं? प्रतिकारी, दमनकारी, वैधानिक, अनौपचारिक? तो इसका सही उत्तर है प्रतिकारी। नेक्स्ट है, समाज व्यक्ति व समाज के बीच प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है? यांत्रिक एकता में, सावयवी एकता में, भावात्मक एकता में या आर्थिक एकता में? तो इसका सही उत्तर है यांत्रिक एकता में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि इमाइल दुर्खिम के समाजशास्त्र में योगदान से संबंधित थी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यांत्रिक एकता और सामाजिक एकता के सिद्धांत के बारे में, और हम श्रम विभाजन के और आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी मिल जाए। तो इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।